हाय एवरीवन। सो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट किया था और उस करंट इलेक्ट्रिसिटी पे कुछ हमने बेसिक फॉर्मूले देखे थे करंट से रिलेटेड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, कंडक्टिविटी, राइट। और हमने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी किए थे। सो आज हम एक फॉर्मूला और करेंगे और उसके बाद जो हमने कल पढ़ा था उस पर बेस्ड सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो करेंगे, क्योंकि उन फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करना होता है यही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स का। तो हमारे पास एक फॉर्मूला जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पास सपोज कोई वायर है, राइट। ये मैंने वायर बनाया, ओके। और ये मान लीजिए किसी कंडक्टिंग मटेरियल का वायर है, और अगर मान लीजिए इस वायर का रेजिस्टेंस R है एंड ये जो R है दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस आप देख चुके थे पहले, करेक्ट। सिमिलरली यहाँ पर एक टर्म और यहाँ पर डिफाइन होगा विच इज रेजिस्टिविटी। रो से डिफाइन करेंगे, ओके। रेजिस्टिविटी डायमेंशन अभी पता चलेगी, ओके। एंड मान लीजिए ये जो कंडक्टिंग वायर है ये इस तरह से सिलेंड्रिकल शेप में है। इसका साइड का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है दैट इज A एंड इसकी जो लेंथ L है, इसकी जो टोटल लेंथ है वो L है। तो इन चारों क्वांटिटीज में एक रिलेशन होता है R इज इक्वल्स टू रो L बाई A, विच यू हैव टू रिमेंबर। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, L A और रो दिया हुआ होगा, R पूछा जा सकता है, R L और A गिवन होगा, रो पूछा जा सकता है। सो इस फॉर्मूले को याद रखना है आपको, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो रो होता है रेजिस्टिविटी होता है, ये ध्यान रखना, ये रेजिस्टिविटी जो होता है वो किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। ये क्या करता है, किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी होता है, तो ये सिर्फ मटेरियल पे ही डिपेंड करता है हमारे पास, और शेप एंड साइजेस पे, इन पे एक्स्ट्रा पे डिपेंड नहीं करता है। देखते हैं कि हमारे पास इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएगा वो क्या, इस फॉर्मूले से रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चन मिलेगा तो वो क्वेश्चन जो होगा वो कैसा दिखेगा। देखिए, a copper wire of length L and radius R is nickel plated till its final radius becomes 2R. Find R equivalent. Equivalent resistance जो होता है वो सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए कैसे निकालते हैं वो थोड़ी देर बाद देखेंगे। अभी के लिए आप थोड़ा सा डायरेक्टली फॉर्मूला बताऊंगी कि सीरीज में रेजिस्टेंस होते हैं तो इक्विवेलेंट कैसे लेते हैं और पैरेलल में होते हैं तो कैसे लेते हैं। बट सिंस आप सब लोग 12th पढ़ के आए हैं, 11th 12th पढ़ के आए हैं, तो आप लोगों ने सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में बेसिक्स पढ़े होंगे, ओके। इफ रेजिस्टिविटीज आर रो Cu, ये कॉपर के लिए है, रो Ni निकल के लिए है। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि सबसे पहले एक कॉपर वायर लो जिसकी लेंथ L होनी चाहिए, उसकी रेडियस R होनी चाहिए, ठीक है। बना लेते हैं, ये रहा कॉपर का वायर, ओके। बोल रहा है उसकी रेडियस R होनी चाहिए, इसका मतलब ये साइड वाली जो रेडियस है दिस इज R, एंड कह रहा है कि उसकी लेंथ L होनी चाहिए, ये लीजिए L। निकल प्लेटेड टिल इट्स फाइनल रेडियस बिकम्स 2R, इसका मतलब इस सिलेंड्रिकल शेप के कंडक्टिंग वायर के ऊपर सिलेंड्रिकल लेयर्स चढ़ाते गए चढ़ाते गए चढ़ाते गए। जैसे अब आप इस पे एक के बाद एक लेयर चढ़ाते जाओगे, इसकी थिकनेस बढ़ती जाएगी, बढ़ते बढ़ते इसकी जो रेडियस है वो भी बढ़ेगी। तो जब इसकी रेडियस 2R हो जाती है तब स्टॉप कर देते हैं। तो यानी कि R के अंदर, इसका मतलब 0 to R रेडियस में तो जो सिलेंड्रिकल वायर है वो आपका कॉपर का है। अब R से लेके 2R तक की लेयर जो होगी वो किसकी होगी, निकल की होगी। सो अब कैसा दिखेगा, इसलिए मैंने ब्लू कलर से कॉपर बनाया है। सपोज हम इसके ऊपर ग्रीन कलर से निकल बनाते हैं। सो निकल जो है वो ऐसा होगा, ये देखो, ये देखिए। तो निकल कहाँ कहाँ पे है, जो मैं ग्रीन शेड कर रही हूँ, इस शेडेड रीजन का जो मटेरियल है वो हमारे पास निकल है, ठीक है। दिस इज आवर निकल। और ये जो ब्लू वाला पोर्शन है ये पूरा बना हुआ है हमारा कॉपर का। तो इस तरह से हमने इस वायर का बना दिया। अब हमसे ये कह रहे हैं कि आप इस वायर का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए, और मैंने कहा था कि आपको यही फॉर्मूला यहाँ पर ध्यान रखना है। आपको कॉपर की रेजिस्टिविटी रो गिवन है एंड निकल की रेजिस्टिविटी रो Ni गिवन है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा एक एक करके। तो सबसे पहले हम कॉपर का रेजिस्टेंस निकालते हैं, ओके। कॉपर का रेजिस्टेंस निकालेंगे तो RCu के लिए फॉर्मूला होगा रो L बाय A, तो रो Cu LCu अपॉन RCu, सॉरी A था ACU, एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया,
तो रो सी यू एज इट इज आ जाएगा। लेंथ हमारे पास एल गिवन है कंडक्टर की, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो ये देखो ब्लू कलर का जो साइड में एरिया मैंने शेडेड किया है, ये सर्कुलर एरिया कितना होगा, दिस इज पाई आर स्क्वायर, तो ये आपके पास हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ओके, वी आर डन विथ कॉपर रेजिस्टेंस। अब हमारे पास आता है निकल का रेजिस्टेंस, तो हमें निकल की डेंसिटी लेनी पड़ेगी। लेंथ दोनों की सेम है क्योंकि हमें ये कहा गया था कि इसकी रेडियस बड़ी है, निकल की प्लेटें निकल की जो लेयरिंग करने से इसकी फाइनल रेडियस बड़ी है, लेकिन लेंथ के बारे में हमें कुछ नहीं कहा गया था, इसलिए लेंथ हम कांस्टेंट रखेंगे। सो अभी भी लेंथ एल ही रहेगी। अब आप एरिया बताओ। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको सिर्फ निकल मटेरियल का लेना है, और निकल मटेरियल का एरिया एज यू कैन सी ये वाला है इस बार, ये जो, हालांकि मैं ब्लू कलर से ही कर रही हूँ, लेकिन आपको ये सिर्फ इतना सा एरिया लेना है। कैसे निकालोगे इस एरिया को, कैसे निकालेंगे, तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये आउटर सर्कल की रेडियस है 2r, राइट, और इनर सर्कल की रेडियस है r, लेकिन हमें r और 2r के जो बीच का पोर्शन है वो चाहिए। सो हम 2r रेडियस के सर्कल का एरिया निकाल लेते हैं, r रेडियस के सर्कल का एरिया निकाल लेते हैं और माइनस कर देंगे, तो दिस इज सिंपली पाई 2r स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर, ये निकल पोर्शन का क्रॉस सेक्शन एरिया होगा। ओके, सो कितना हो जाएगा 4r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, कितना हो जाएगा 3r स्क्वायर, सो वी विल गेट रो एन आई एल अपॉन 3 पाई आर स्क्वायर। अब हमें कॉपर और निकल आ चुके हैं और आप कॉम्बिनेशन बताना है। देखो, अगर कॉपर का वायर ऐसे होता, राइट, और आप निकल का वायर उसमें आगे ही जोड़ देते, निकल के सिलेंडर को इस तरह से जोड़ते, तो साफ साफ पता चल रहा है कि इसका रेजिस्टेंस और इसका रेजिस्टेंस सीरीज में होते, लेकिन आपने क्या किया, इसको इधर नहीं जोड़ा है, इसके ऊपर चढ़ाया है। ऊपर चढ़ाने का मतलब एक के ऊपर एक आ गया है, तो इसका मतलब आपने इस ऐसे इसके ऊपर लगाया है। सो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है आपके पास, सीरीज नहीं होता है। बाकी पैरेलल और सीरीज को हम डिटेल से देखेंगे। फिलहाल ध्यान रखिएगा, जो आर इक्विवेलेंट होगा वो कॉपर का रेजिस्टेंस पैरेलल निकल का रेजिस्टेंस होगा। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या फॉर्मूला लगता है, 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2। सो 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/r CU प्लस 1/r NI। ऊपर जो वैल्यूज है वो वैल्यूज रख के अगर सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट रो CU रो NI 3 रो CU प्लस रो NI, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा L अपॉन पाई आर स्क्वायर। दिस इज आर इक्विवेलेंट, ये इस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा। तो जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया है उसको हमें कुछ इसी तरह से यूज करना था। आई होप दैट इज क्लियर टू यू, राइट। अब हमारे पास यहाँ पर जो मैंने फॉर्मूला बताया, इसके अलावा देखो रेजिस्टेंस जो है वो रेजिस्टिविटी पे तो डिपेंड कर ही रहा है। सो अगर मैं आपको रेजिस्टिविटी की डायमेंशन पूछूं तो देखो R इज इक्वल्स टू रो L बाय ए आया था। अगर यहाँ से मैं आपको पूछूं रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होगी, तो आप क्या करोगे, रो को एक साइड रखोगे, ए आर अपॉन एल। एरिया किस में होता है, लेंथ स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर। रेजिस्टेंस किस में होता है, ओम में होता है, ये मैंने आपको उस टाइम बताया नहीं, सॉरी, और ये मीटर में होता है। सो ये देखिए इससे कैंसिल हो गया, रेजिस्टिविटी जो आएगा वो कितना आ जाएगा आपका, ओम इंटू मीटर। लेकिन रिमेंबर वन थिंग, कई बार क्वेश्चन में आपको ये यूनिट ओम इंटू मीटर नहीं दी जाएगी, आपको रेजिस्टिविटी की वैल्यू जो है वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोल के ओम पर मीटर दिया जाएगा। सो उस टाइम पे क्या करना है, वो जब उस टाइप का मैं क्वेश्चन करवाऊंगी तब आई विल टेल यू, उस टाइम ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पर आ जाता है। अब देखिए आप, सो ये चीज हो जाती है। एक फॉर्मूला आपको और ध्यान रखना है कि जो अगर मान लीजिए कोई भी कंडक्टिंग वायर होगा तो उसका जो रेजिस्टिविटी होती है या उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। सो 0 डिग्री पे उसका रेजिस्टेंस कितना है, और फिर किसी 10 डिग्री पे या 20 डिग्री पे या 30 डिग्री पे किसी अननोन टेम्परेचर पे या किसी गिवन टेम्परेचर पे उसका रेजिस्टेंस कितना है, अगर वो हमें कैलकुलेट करना है तो ये भी ध्यान रखिएगा, आर टी इज इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। ये एक फॉर्मूला है जो आपने अपनी बुक्स में भी देखा होगा, और इस फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे आएगा वो मैं अभी थोड़ी देर में करवाऊंगी आपके पास। ये जो आर टी होगा दिस इज रेजिस्टेंस एट टी डिग्री सेंटीग्रेड में, ध्यान रखना केल्विन में नहीं है, डिग्री सेंटीग्रेड में। दिस आर नॉट इज रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये भी ध्यान रखना। एल्फा इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस आता है, ध्यान रखना ये टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। और इंपॉर्टेंट बात ये कि आपको डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि कंडक्टर और सेमीकंडक्टर के लिए टेम्परेचर कोफिशिएंट कैसा होता है, तो ध्यान रखिएगा। फॉर मेटल्स एल्फा आपके पास आता है पॉजिटिव, एंड फॉर सेमीकंडक्टर
दिस अल्फा इज नेगेटिव। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि अल्फा अगर आपके पास, देखो अल्फा पॉजिटिव है, सपोज अल्फा पॉजिटिव है, राइट, और आपके पास ये जो डेल्टा टी है, दिस इज द टेम्परेचर डिफरेंस, है ना, जो दो रेंज हम लेके चल रहे हैं टी और जीरो वाली, ये उसका डिफरेंस आता है यहाँ पे। अगर अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव है, खुद आप देखिए, इधर आपका है रेजिस्टेंस और उधर आपके पास अल्फा मल्टीप्लाई हो रहा है टेम्परेचर से। अगर अल्फा पॉजिटिव है तो जैसे जैसे आपके पास टेम्परेचर को आप बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस आप बढ़ेगा। तो अल्फा पॉजिटिव होने का मतलब होता है, अल्फा पॉजिटिव होने का मतलब होता है रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा एज टेम्परेचर इंक्रीजेस। टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा और ये चीज केवल और केवल किस में होती है? कंडक्टर में होती है। अल्फा इज नेगेटिव का मतलब होता है कि आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, उल्टा स्लोप चलता है। टेम्परेचर को अभी भी इंक्रीज ही करना है, टेम्परेचर को अभी भी इंक्रीज करना है, लेकिन अल्फा बीच में माइनस साइन रहेगा ना, यहाँ पे प्लस आ रहा है फिलहाल, यहाँ पे आपके पास अल्फा नेगेटिव होते ही माइनस आ जाएगा, सो वो रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज होने लग जाएगी। तो ये आपके पास सेमीकंडक्टर में होता है और इंसुलेटर में होता है, ठीक है। तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू डायरेक्टली आपसे पूछी जा सकती है। अगर आपके पास रो का एक फॉर्मूला हमने देखा था, आर ए अपॉन एल है, राइट। अगर मान लीजिए किसी वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर है और उसकी लेंथ 1 मीटर है, तो दोनों रो की जगह कितना आ जाएगा? ए की वैल्यू 1 हो चुकी है, एल की वैल्यू 1 हो चुकी है, सो रो इज इक्वल टू आर। तो इस रो के दो नाम है, एक तो रेजिस्टिविटी तो है ही, ध्यान रखना इसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहा जाता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी इसको कहा जाता है। और यहाँ पे हमारे पास इस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की आप डेफिनेशन क्या दे सकते हैं कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होता है वो सिंपली नॉर्मल रेजिस्टेंस होगा एक ऐसे वायर का जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर होगा और जिसकी लेंथ कितनी होगी आपके पास? 1 होगी। तो ये फिर रो किस पे डिपेंड करता है? तो ये आपको ध्यान रखना है, रो डिपेंड्स ऑन, रो आपके पास किस पे डिपेंड करता है? सबसे इंपॉर्टेंट होता है नेचर ऑफ मटीरियल, नेचर ऑफ मटीरियल। आपके पास मटेरियल आयरन का मटेरियल जो है वो आपने आयरन का बना के लिया हुआ है, कॉपर का लिया हुआ है, सिल्वर का लिया हुआ है, तो इन सब के लिए जो रो की वैल्यू होती है वो अलग होती है। और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है टेम्परेचर। इसके अलावा वो साइज पे, शेप पे, किसी पे डिपेंड नहीं करता है, वेरी इंपॉर्टेंट, इट डजंट डिपेंड ऑन शेप एंड साइज। शेप और साइज पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है, ध्यान रखना, ये सिर्फ नेचर की प्रॉपर्टी, उसकी कंडक्टिंग मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। ओके, सो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब हमारे पास आता है, अब हम चलते हैं कुछ क्वेश्चंस पे, राइट। हम क्वेश्चन करेंगे तो सबसे पहले क्वेश्चंस को ले लेते हैं, चलिए। ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, अ कॉपर वायर of length L, cross sectional area A, carries a current I. If the specific resistance of copper is rho, then the electric field in the wire. कैसे पता चलेगा आपको? आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जा रहा है यहाँ पे। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जा रहा है, और ऑल्दो इसके ऑप्शंस नहीं दिए हुए हैं, सो लेट मी गिव यू जस्ट द ऑप्शन। में अगर आपको इसके ऑप्शन दे देती हूँ तो ये आपके पास हो जाएगा I अपॉन रो टाइम्स ए, ओके, एंड बी ऑप्शन आप यहाँ पे ले लीजिए I रो अपॉन ए, एंड सी ऑप्शन आप ले लीजिए यहाँ पे रो अपॉन आई ए, एंड डी ऑप्शन आप ले लीजिए यहाँ पे रो ए अपॉन आई। जो डेटा आपके पास गिवन है उसके अंदर भी उस करंट आपको दिया है, ये सब देखो। अब इसके चार ऑप्शंस आपको दे दिए हैं। आपके पास है कॉपर वायर ऑफ लेंथ एल एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ए कैरीज अ करंट आई इफ द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर इज रो। तो आपको देखो क्या दिया है यहाँ पर। अब डायग्राम बनाते हैं, एक कॉपर वायर लेना है, क्रॉस सेक्शनल देना है और करंट फ्लो करवानी है। तो सिंपली एक ये ले लो, वायर ले लो, क्रॉस सेक्शन एरिया हमें गिवन है, लेंथ हमें गिवन है, और इसमें सपोज करंट फ्लो हो रही है आई। ये कॉपर का बना हुआ है तो हमें रो भी गिवन है, और पूछा जा रहा है कि अब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई। सो आई टोल्ड यू कि अगर एल लेंथ आपके पास हो, राइट, तो इन दोनों टर्मिनल के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उस इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच में, क्योंकि अगर करंट फ्लो हो रही है तो जाहिर सी बात है ये दोनों बैटरी से कनेक्टेड है,
ये दोनों आपके पास क्या है, बैटरी से कनेक्टेड है, जिसका ईएमएफ कितना अपने पास V है। तो E इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, सबसे पहले V/L, लेकिन हमारे पास V नहीं है। अब आप देखिए, अगर इसका रेजिस्टेंस R है, क्योंकि हमें रेजिस्टिविटी दिया है, अगर रेजिस्टिविटी दिया है तो डेफिनेटली रेजिस्टेंस आएगा, राइट, क्योंकि R कितना हो जाता है हमारे पास रो L बाई ए। रो एल बाई एल भी गिवन है, ए भी गिवन है, रो भी गिवन है, इसका मतलब रेजिस्टेंस तो वहां पे है। और अगर आपके पास किसी वायर का रेजिस्टेंस आर है और उसमें आई करंट फ्लो हो रही है, सो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है उसके अक्रॉस, आई आर होता है, करेक्ट। तो यहां से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रख देते हैं ये, तो आई आर अपॉन एल हो जाएगा। लेकिन रेजिस्टेंस हमें डायरेक्टली गिवन नहीं है, रेजिस्टेंस की हमें डायरेक्टली गिवन नहीं है, रेजिस्टेंस हमें यहां से रखना पड़ेगा रो एल बाई, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, तो रो एल अपॉन ए आपके पास हो जाएगा। अब आप लेंथ से लेंथ कैंसिल आउट कर दीजिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ गई, आई रो अपॉन ए। आई रो अपॉन ए आ चुका है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन बी। ये देखिए आई रो अपॉन ए आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉपर वायर कैरीज अ करंट डेंसिटी जे आपको दिया है करंट पर यूनिट एरिया, अज्यूमिंग दैट एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ई आपके पास इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, एंड दिस इज द एवरेज स्पीड due to thermal agitation, the distance which will be covered by an electron during its displacement along the wire। अब इसमें देखो आपके पास क्या है, करंट डेंसिटी दिया है, इसका मतलब करंट फ्लो हो रही है, इलेक्ट्रॉन भी फ्लो हो रहे हैं, लेकिन ये बोल रहा है कि आपके पास ये जो स्पीड आ रही है उसकी, दिस इज द एवरेज स्पीड, ये उसकी एवरेज स्पीड है और स्पीड है, राइट, स्पीड है, यानी इस स्पीड से एक्चुअली वो वहां पे ट्रेवल कर रहा है। तो इस स्पीड से हमें ये कहा जा रहा है कि उनको डिस्प्लेसमेंट एल अलोंग द वायर, कितना डिस्प्लेसमेंट जो है वो ट्रेवल करेंगे। तो लेट्स हैव द ऑप्शंस। तो चलते हैं, यहाँ पे देखो एक चार ऑप्शंस आपके पास गिवन जो डेटा है उसी के टर्म में लिखा है। वैसे तो आप डायमेंशन, कई बार मैक्सिमम क्वेश्चन में आप ये करना कि आपको अगर डायमेंशन ही सेटिस्फाई ना मिले, क्योंकि आपसे डिस्टेंस पूछा है, तो आप इनकी डायमेंशन निकाल के देख लेना किसकी डायमेंशन, डिस्टेंस की डायमेंशन आ रही है। अगर एक से ज्यादा ऑप्शन की डायमेंशन आ रही है तो फिर हमें आगे सॉल्व करना है, अदरवाइज डायमेंशन से भी हो जाएगा, लेकिन अपन तो हमारे कन्वेंशनल मेथड से चलते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको थोड़ा बहुत क्या बहुत कुछ बता रखा है इस टॉपिक से रिलेटेड, ओके। तो यहाँ पे मैंने आपको ये चीज बताई थी कि बाय डेफिनेशन जो करंट डेंसिटी होती है वो हमारे पास होती है NEVD। VD हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है, पर यहाँ हमें एवरेज स्पीड जो दिया है वो एवरेज V दिया हुआ है, तो एक्चुअल डिस्टेंस एवरेज V से जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर कितना दिया है, J इज इक्वल टू NEVD होता है, और ये फॉर्मूला हम जानते हैं, करेक्ट। हमें ये भी पता है कि जो करंट फ्लो हो रही है हमारे पास, या जो कोलिजन्स के दो कोलिजन्स होते हैं उनके बीच में, दो कोलिजन्स जो होते हैं उनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ट्रेवल करता है, वो VD स्पीड से करता है। देखो मैंने आपसे बताया था कि आपके पास रैंडमली कोलिजन होती है, सपोज एक इलेक्ट्रॉन है, वो यहाँ पे कोलाइड किया इस इलेक्ट्रॉन से, उसके बाद उसने बिना कोलिजन के इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करी और फिर उसने अगला कोलिजन यहाँ पे किया है, तो ये जो डिस्टेंस वो ट्रेवल करता है ये किस स्पीड से होती है, ये आपके पास ड्रिफ्ट स्पीड से होती है, राइट। ध्यान रखना है आपके पास, क्योंकि ये आराम से इलेक्ट्रिक फील्ड की, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दूसरी कोलिजन कब करता है, जब तक उसको इलेक्ट्रिक फील्ड आराम से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रेवल करवाता है, जब उसकी दूसरी कोलिजन होती है तब वो कंप्लीटली रैंडम मोशन में आता है, ठीक है। सो हमारे पास यहाँ पर क्या है, और ये जो यहाँ से यहाँ तक का टाइम लग रहा है, उस टाइम को हमने क्या बोला था, रिलैक्सेशन टाइम बोला था, टो बोला था। तो सपोज उसको एल लेंथ कवर करनी है, तो VD स्पीड से अगर वो चलेगा, एल लेंथ उसको कवर करनी है, तो टोटल टाइम कितना लगाएगा, उसमें टाइम कितना लगाएगा, तो टाइम लगाएगा, टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करनी है, L, और अपने पास यहाँ पर कितना हो जाएगा, VD। तो यहाँ से अगर हम VD की वैल्यू रखें तो L अपॉन VD की वैल्यू कितनी हो जाएगी, NE अपॉन J, करेक्ट। ये हमारे पास यहाँ पर टो की वैल्यू आ जाएगी, जस्ट अ मिनट। VD की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है, अच्छा J अपॉन NE आ रही है, सॉरी, यहाँ J अपॉन NE आ रही है, तो J नीचे आ जाएगा और NE ऊपर आ जाएगा। सो ये हमारे पास देखो टो की वैल्यू आ चुकी है। नाउ एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल, अगर हम एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल निकालें तो एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल कितनी हो जाएगी, हमें क्या दिया है, उसकी एक्चुअल स्पीड कितनी दी हुई है जिससे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, वो हमें V से रिप्रेजेंट किया है क्वेश्चन के अंदर, राइट। और कितने टाइम तक जाएगा, वो टो टाइम तक जाएगा, क्योंकि ये देखो स्पीड हो जाता है और ये आपके पास आ गया टाइम, तो ये हमें क्या मिल जाएगा, उसकी डिस्टेंस मिल जाएगी। सो एवरेज भी जो है ये हमारे पास आ जाएगा NEL अपॉन J, और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है हमें, एवरेज V से। सो ऑप्शंस में देखिए कौन सा है, NEL V अपॉन J।
NeLV/J। ये फिर से हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है? ऑप्शन बी करेक्ट आ रहा है इसका। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखिए, द टोटल मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ स्ट्रेट वायर ऑफ लेंथ कैरिंग अ करंट आई इज गिवन बाय। हमें टोटल मोमेंटम यहाँ पर निकालना है, सो लेट्स हैव द ऑप्शंस। अब ये क्वेश्चन देखिए, इसके ऑप्शंस देखिए हमारे पास, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। टोटल मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन स्ट्रेट वायर ऑफ लेंथ L जिसमें कि I करंट फ्लो हो रही है। तो क्वेश्चन को समझना, एक वायर है उसमें I करंट जा रही है, अगर उसमें I करंट फ्लो हो रही है तो उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं और उन इलेक्ट्रॉन्स का टोटल मोमेंटम निकालना है। तो मोमेंटम का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? देखिए इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, हमें पता है कि मोमेंटम, सपोज एक ही इलेक्ट्रॉन लेना है तो उसका मोमेंटम कितना हो जाएगा? उसका मास और उसकी स्पीड। मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है? मोमेंटम होता है। लेकिन हमारे पास तो कितने इलेक्ट्रॉन्स है? n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। सो अगर हमको टोटल मोमेंटम निकालना है, सो टोटल मोमेंटम कितना हो जाएगा? अगर मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन का मास है कैपिटल M, तो n इलेक्ट्रॉनों का कितना मास हो जाएगा? इतना हो जाएगा, और आपके पास आ जाएगा v, उन सब की स्पीड आ जाएगी हमारे पास। तो टोटल मोमेंटम में बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम निकाला और उस एक इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम को टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दिया, बिकॉज ऑन एन एवरेज हर इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम जो है वो क्या लेते हैं हम? एवरेज तौर पे सेम ले लेते हैं। तो क्योंकि ये जो MV लिया है ये हमने एवरेज मोमेंटम लिया है, एवरेज मोमेंटम का मतलब ऑलमोस्ट हर इलेक्ट्रॉन के पास ऑन एन एवरेज इतना मोमेंटम होगा। अब हमारा टास्क क्या है? इस n की वैल्यू निकालना। तो अगर मैं आपसे कहूं कि ये रहा कंडक्टिंग वायर और मैं आपसे कहूं कि इसमें टोटल चार्ज अवेलेबल है मान लीजिए Q, करेक्ट, और इसमें से करंट जा रही है I, और यहां से यहां तक जाने में इस चार्ज को कितना टाइम लगता है? T। तो क्या रिलेशन है यहाँ पे? Q इज इक्वल टू कितना होता है? I इंटू टी। ये टोटल चार्ज अवेलेबल है हमारे पास, चार्ज है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो निकालना पड़ेगा, अभी तो हम चार्ज निकाल रहे हैं क्योंकि हमें करंट गिवन है। तो टोटल चार्ज हमारे पास निकालेंगे वो कितना हो जाता है? I इंटू टी। अब T क्या है? T हमारे पास यहां से शुरू होके यहां तक चार्ज को पहुंचने में ये टाइम लगा। तो सपोज इसकी लेंथ कितनी है? मान लीजिए L है, और किस स्पीड से जा रहा है इलेक्ट्रॉन? V से। तो इस T को आप क्या लिख सकते हैं? लेंथ बाय वेलोसिटी या लेंथ बाय स्पीड। तो हमारे पास Q की वैल्यू आ गई। जैसे ही आपके पास टोटल चार्ज आ जाता है, इसका मतलब टोटल चार्ज तो हमारे पास आ चुका है IL/V। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो आप मुझे बताइए, सपोज अगर इसमें 10 इलेक्ट्रॉन होते तो आप उस 10 को किससे मल्टीप्लाई करते? E से मल्टीप्लाई करते और आपके पास टोटल चार्ज आ जाता। यानी कि नंबर को इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई करना है तो अवेलेबल टोटल चार्ज आपके पास आ जाएगा, राइट। तो इसका मतलब ये जो Q है आपके पास, इसे आप क्या लिख सकते हो? N इंटू ई, क्योंकि N इंटू ई आपके पास कितना हो जाता है? टोटल चार्ज हो जाता है, टोटल चार्ज हो जाएगा। सो आपके पास कितना आ जाएगा? IL/V आ जाएगा। तो यहां से हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हम ध्यान रखना अभी अपन कुछ भी नहीं ले रहे हैं, सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि टोटल चार्ज में, टोटल मोमेंटम के लिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहां से हमारे पास आ रहा है IL/EV। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे ही आ जाता है, अब हम टोटल मोमेंटम में वापस यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। तो टोटल मोमेंटम कितना है? P, और उसका फॉर्मूला था N इंटू M इंटू V। तो n की वैल्यू पुट कर देते हैं IL/EV, और यहाँ से अपने पास आ जाएगा m इंटू वी। तो वेलोसिटी से वेलोसिटी यहाँ पे अपने पास क्या हो रही है? कैंसिल हो रही है, और फॉर्मूला कितना आ रहा है? IL/M/E। I करंट है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। सो देखते हैं फॉर्मूला आ रहा है क्या? IL/M/E आना चाहिए। यस, ए ऑप्शन करेक्ट है, IL/M/E, क्योंकि यहाँ मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन स्मॉल m से लिया था, इसलिए हमारे पास ये आ गया। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू कंडक्टर्स आर मेड ऑफ सेम मटेरियल्स, हैव सेम लेंथ। कंडक्टर A is a solid wire of diameter 1 mm. Conductor B is a hollow tube of outer diameter 2 mm and inner diameter 1 mm. और हमें यहाँ पर उसका रेशो निकालना है। और ये क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले किया था। ये क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है? आप लोगों को थोड़ा सा फास्ट लगे तो आप वीडियो को स्टॉप करके फिर क्वेश्चन पे फोकस करिएगा पहले, और इफ पॉसिबल वीडियो को स्टॉप करके वो क्वेश्चन पहले खुद से ट्राई कीजिए। अगर नहीं होता है आपसे तो आप सोल्यूशन की तरफ मूव करिए। सो दो कंडक्टर हमने बनाए हैं, ध्यान रखिए। एक हमने सॉलिड वायर बनाया है और एक हमने होलो वायर बनाया है। तो मैं बना लेती हूँ, दोनों में डिफरेंस समझा देती हूँ आपके पास कि क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास सपोज ये एक सॉलिड वायर है, वायर को मुझे हॉरिजॉन्टली बना लेना चाहिए था, कोई बात नहीं, चलो मैंने ऐसे बना दिया। दिस इज सॉलिड, ठीक है, ये आपके पास सॉलिड होगा। होलो में क्या होता है? होलो में आपके पास एक इनर वायर होता है और एक आउटर वायर होता है, और जो स्टफ होता है वो इन दोनों के बीच में होता है, बस यहाँ पे स्टफ होता है। मटेरियल जो होता है वो इस जगह स्टफ्ड होता है बस,
बीच में खाली होता है वो अपने पास। सो हमें क्या दिया हुआ है, हमें कहा गया है कि इसका डायमीटर कितना दिया है अपन को, डेटा थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। सॉलिड वायर का डायमीटर तो है 1 mm, राइट, सॉलिड का है 1 mm, और यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ सॉलिड का 1 mm, डायमीटर 1 mm है, डायमीटर 1 mm है, इसका मतलब इसकी जो रेडियस है R1, उस R1 को हम क्या लिख सकते हैं 1/2 mm। और जो दूसरा सिलेंडर है हमारे पास, उसका बोला है कि उसका आउटर डायामीटर तो 2 mm है और इनर डायामीटर 1 mm है। आउटर डायामीटर 2 mm है और इनर, इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस जो है वो तो 2 mm हो गई, तो आउटर का हाफ कर दो तो आउटर रेडियस आ जाएगी। सपोज ये हो गई आर आउटर, आर आउटर हमारे पास कितना है 1 mm, और ये इनर है, राइट, इनर हमारे पास कितनी हो जाएगी, इनर डायमीटर हमें 1 mm दिया था, तो आर आई कितनी हो जाएगी 1/2 mm। अब हमें क्या कहा गया है कि लेंथ सब सेम है, और क्या क्या सेम है, लेंथ दोनों की सेम है, बस रेडियस में ही, तो फाइंड द रेजिस्टेंस रेशो आर ए टू आर बी, रेजिस्टेंस निकालना है दोनों का। तो ये मान लीजिए ए है और ये मान लीजिए बी है, तो इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा, हमें पता है कि आर इज इक्वल टू कितना होता है, रो एल अपॉन ए होता है। दोनों का मटेरियल सेम है क्या, टू कंडक्टर्स मेड ऑफ सेम मटेरियल, यस, मटेरियल हमें सेम दिया है तो रो दोनों का सेम लेना है, ठीक है। लेंथ दोनों की हमारे पास सेम है, तो सबसे पहले इसका ले लेते हैं रो, लेंथ ले लेते हैं, बस एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे पाई R1 स्क्वायर, सो पाई इंटू 1/2 का स्क्वायर, ये तो हो जाएगा आपके पास आर ए। आर बी में रो सेम है, एल सेम है, अब ये एरिया अभी थोड़ी देर पहले निकाला था मैंने, पाई आउटर वाले का एरिया कितना हो जाएगा 1 mm स्क्वायर, माइनस इनर वाले का कितना हो जाएगा 1/2 स्क्वायर। ये आपके पास आर ए आ चुका है और आर बी आ चुका है, और अगर आप यहाँ से इसको सॉल्व करके और वैल्यू निकालेंगे तो प्रोबेबली आर ए बाई आर बी यू विल गेट 3। ये थोड़ा सा आप इसको सॉल्व करके आई वुड सजेस्ट कि आप इसको खुद से देखिए, 3:1 आपके पास आंसर आ जाएगा, सब कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई भी कैंसिल आउट हो जाएगा, बस ये न्यूमेरिकल वैल्यू आपको सॉल्व करनी है। सो 1 - 1/4, यहाँ पे 3 यहाँ से 3/4 मिल जाएगा और यहाँ से आपको 1/4 मिल जाएगा, तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा और 3:4 आपके पास आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये हमारे पास, इसको बड़ा करें तो आगे चला जाएगा क्या, ये नहीं जाएगा, फिट हो रहा है बिल्कुल स्क्रीन पे। ओके, ये क्वेश्चन देखिए, a wire of has a non-uniform cross section as shown in figure, steady current flows through it, the drift speed of electron at point P and Q आपको निकालना है। और ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको कल करवाया था कि यहाँ पर हमारे पास ड्रिफ्ट स्पीड के बारे में क्या ख्याल है, ये मैंने आपको करवा रखा है कि क्रॉस सेक्शन से आपको, क्योंकि आपको स्टेडी करंट दिया है, ध्यान रखिए करंट की वैल्यू आपके पास सेम है, और करंट का फॉर्मूला आपको बताया था कितना होता है NEAVD। सो अगर आपके पास करंट सेम है, इसका मतलब सेम टाइम पे आपके पास जितना चार्ज एंटर हो रहा है उतना ही चार्ज बाहर निकल रहा है, और टोटल चार्ज कितना एंटर हो रहा है, एनी चार्ज एंटर हो रहा है, एनी चार्ज बाहर निकलेगा, तो सिंपली आपके पास AVD कॉमन कांस्टेंट होना चाहिए, तो A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2 होना चाहिए। मैंने P और Q की जगह 1 और 2 ले लिया, एनीवेज साफ साफ पता चल रहा है कि A1 लेस देन A2 है, तो ये इक्वलिटी मेंटेन करने के लिए हमारे पास V1 ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, V2 होना चाहिए, सो VP मस्ट बी ग्रेटर देन हमारे पास क्या होना चाहिए, VQ होना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए, two wires each of radius of cross section r but different materials are connected together end to end, सीरीज में कनेक्ट किया है, if the density of charge carriers are in the ratio in the two wires are in the ratio 1:4, the drift velocity in the two wires will be। सो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि हाँ, टू वायर्स ईच ऑफ रेडियस r, दोनों की रेडियस r है, मटीरियल्स अलग है, और एंड टू एंड उनको ऐड किया है। बना लेते हैं डायग्राम, चलिए। तो यहाँ पे हमारे पास एक वायर ये रहा, ठीक है, दूसरा हमारे पास वायर अलग मटेरियल का है, एंड टू एंड कनेक्ट कर दिया, सीरीज में है इसका मतलब, ठीक है। ये फर्स्ट वाला वायर हो गया, ये हमारे पास सेकंड वाला वायर हो गया। क्या कहा जा रहा है, हमारे पास दोनों की रेडियस सेम है, इसलिए देखो मैंने क्रॉस सेक्शन एरिया सेम बनाया, इसका भी r है, यहाँ पर भी r है और यहाँ पर भी r है। अब क्या करना है,
different materials are connected together end to end if the densities of charge carriers in the two wires are in the ratio 1:4. density of charge carrier का मतलब क्या है? ध्यान रखिए, डेंसिटी का मतलब होता है पर यूनिट वॉल्यूम और चार्ज कैरियर्स का नंबर होता है। ये नंबर डेंसिटी हमें दी हुई है, इसका मतलब ये वैल्यू आपको किसकी दी हुई है? एन आपके पास मैंने बताया था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। आई बात समझ में? इसका मतलब दिस एन इज नोन एज नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब चार्ज कैरियर्स, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यही है हमारे पास चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स ही है। सो आपको ये दे रखा है कि ये जो रेशो है दैट इज इन 1:4, 1:4 में है। इसका मतलब इसमें अगर n1 है, इसमें अगर n2 है, तो n1/n2 की वैल्यू आपको 1/4 दिया हुआ है, 1:4 दिया है। ये देखिए, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन द टू वायर्स विल बी इन द रेशियो। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की क्या होगी? तो यहाँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी मान लीजिए vd1 है, यहाँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd2 है। सो vd1/vd2 की वैल्यू क्या होगी, ये हमसे कहा गया है। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। करंट चार्ज कंजर्वेशन का एक रूल होता है कि अगर यहाँ से Q चार्ज गया है तो वो बीच में कहीं उसका लॉस नहीं हो रहा है, तो यहाँ से भी Q चार्ज निकलेगा और यहाँ से भी Q चार्ज निकलेगा। इसका मतलब बाय डिफॉल्ट आप ये कह सकते हो कि वायर 1 में जो करंट है और वायर 2 में जो करंट है दैट विल बी सेम, क्योंकि अगर आपने वो सेम नहीं रखा इसका मतलब बीच में कहीं ना कहीं चार्ज का लॉस हो गया है, और चार्ज का लॉस यहाँ पर कहीं नहीं हो सकता, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो होता है यूनिवर्सल लॉ होता है। सो I1 हमारे पास है N1e(a1 vd1), यहाँ हो जाएगा N2e(a2 vd2). अब देखिए दोनों में इलेक्ट्रॉन ही फ्लो हो रहे हैं तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमें सेम दिया है क्योंकि रेडियस सेम है, तो एरिया भी सेम हो जाएगा। अब यहाँ से हमें N1/N2 की वैल्यू मिल रही है vd2/vd1, हमें यहाँ पर ये चीज मिल रही है। सो यहाँ से आपके पास N1/N2 कितना दिया है? 1/4, तो ये वैल्यू आ रही है 1/4। बट पूछा क्या गया है? फर्स्ट का सेकंड के साथ में पूछा गया है, यानी इसका उल्टा पूछा गया है कि फर्स्ट और सेकंड वायर में रेशियो कितना होगा। तो रेशियो उलट जाएगा, कितना आ जाएगा? 4:1 आ जाएगा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। देखिए 4:1 हो गया है। ये देखिए An insulating pipe of cross sectional area A contains an electrolyte, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, which has two types of ions, their charge being -e and +2e। इंसुलेटिंग पाइप है, उसमें इलेक्ट्रोलाइट है, which has two types of ions, बनाते जाते हैं। एक कंटेनर ले लो आप, तो छोड़ो, इसमें कुछ सॉल्यूशन है आपके पास, इलेक्ट्रोलाइट है, राइट, और इसमें दो टाइप के आयन्स मूव कर रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव आयन वाले के पास चार्ज है +e, नेगेटिव वाले के पास चार्ज है -2e, सॉरी -e एंड +2e है, -e एंड +2e है, सॉरी यहाँ ये -e है और ये +2e है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन हमें ध्यान रखना है। उसके बाद क्या है? अ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड बिटवीन द एंड्स ऑफ द पाइप रिजल्ट इन द ड्रिफ्टिंग ऑफ टू टाइप्स ऑफ आयन। ये जो सॉल्यूशन है इसमें पहले ये रैंडमली मूव कर रहे थे, अब हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड कर दिया है जिसकी वजह से ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए हम वायर की तरह बनाएंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सो कुल मिला के समझ लो कि इस तरह से इंसुलेटिंग पाइप था, उसमें ये -e चार्ज वाले आयन भी थे और +2e भी थे, इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया। कैसे भी रख लो, कैसे भी पोटेंशियल दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें कहा गया है ड्रिफ्टिंग ऑफ द टू टाइप्स ऑफ आयन हैविंग ड्रिफ्ट स्पीड, v है नेगेटिव की और v/4 है पॉजिटिव की। तो पॉजिटिव की ड्रिफ्ट स्पीड है v/4 और नेगेटिव की स्पीड है v। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोथ आयंस हैव द सेम नंबर पर यूनिट वॉल्यूम है, नंबर डेंसिटी सेम है। करंट पूछी गई है आपको, करंट की वैल्यू पूछी गई है। अब देखो करंट निकालना है। हमारे पास करंट का फॉर्मूला होता है NEAVD, ये ध्यान रखिएगा, ये हमारे पास करंट का फॉर्मूला होता है। अब सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि दोनों की वजह से करंट सेम जाएगी या ऑपोजिट जाएगी। अब देखो हमने यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल लिया है, यहाँ पे नेगेटिव लिया है। आप सबसे पहले देखो कि इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपके पास किस डायरेक्शन में होगी, तो वो आपके पास सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लगती है, तो नेगेटिव E किधर जाएगा? -e जाएगा पीछे की तरफ। और करंट हमेशा नेगेटिव चार्ज फ्लो के ऑपोजिट डायरेक्शन में कंसीडर की जाती है, यानी इस नेगेटिव चार्ज की वजह से जो करंट आएगी वो करंट
राइट हैंड साइड में ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि नेगेटिव चार्ज अगर लेफ्ट में मूव करता है तो इसका मतलब ये है कि उसकी वजह से जो करंट आ रही है वो राइट में आ रही है। तो I माइनस बोल देती हूँ मैं इसको, I माइनस आपके पास राइट हैंड साइड में ही होगी, ठीक है। और प्लस का 2E, अगर आपने राइट हैंड साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई है तो पॉजिटिव 2E जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही जाएगा, करेक्ट। तो प्लस का 2E चार्ज जो होगा वो इधर ही जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज जिधर फ्लो करता है करंट उधर ही ली जाती है। इसका मतलब इसकी वजह से जो करंट फ्लो होगी I प्लस वो राइट में जाएगी। सो अगर आप देखें तो ऑल्दो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है वो ऑपोजिट मूव कर रहे हैं, बट उन दोनों की वजह से जो करंट आ रही है वो सेम डायरेक्शन में आ रही है। सो टोटल करंट आपके पास कितनी हो जाएगी, दोनों को आपको ऐड करना पड़ेगा I1 प्लस I2, बिकॉज दोनों की वजह से करंट एक ही डायरेक्शन में जा रही है। N1 E1 A1 VD1 प्लस N2 E2 A2 VD2। हमें दोनों के लिए n सेम दिया है तो n कॉमन आ जाएगा, दोनों का E सेम, चार्ज सेम नहीं है, सॉरी, नंबर हमारे पास सेम दिया है, लेकिन पहले का चार्ज, अब मैं माइनस प्लस नहीं लेना है क्योंकि माइनस प्लस की वजह से वो डायरेक्शन आ गई हमारे पास, तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, ऐड ही करेंगे करंट को। तो इसका चार्ज हमारे पास कितना आ जाएगा, E दिया है हमें एक का, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी हमें सेम दिया है। और अगर आपने यहाँ पर कौन सा नेगेटिव चार्ज लिया है तो नेगेटिव चार्ज की स्पीड हमको V दी है, प्लस n, इस पे चार्ज हमको 2E दिया है एरिया, और इसकी स्पीड हमें V/4 दी है। सो ये आ रहा है NEAV प्लस ये 2 से 4 कैंसिल आ जाएगा NEAV/2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3/2 NEAV। तो इतनी हमारे पास टोटल करंट आ जाएगी। 3/2 NEV देख लेते हैं ऑप्शन में है क्या, यस, ऑप्शन डी जो है 3 NEA/2, तो ये आ जाएगा हमारे पास। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको कल थ्योरी में करवा दिया था। करंट इन मेटेलिक कंडक्टर इज प्लॉटेड अगेंस्ट वोल्टेज एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर T1 एंड T2, विच इज करेक्ट। हमको यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि जो टेम्परेचर है वो हमारे पास इस कंडीशन में कौन सा जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे होगा। तो ये देखो कैसे पता चलेगा हमको, यहाँ पे हमारे पास करंट वर्सेस वोल्टेज का जो कर्व है वो बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये देखिए, इधर I ले लिया है, उल्टा कर दिया, ध्यान रखना, इधर V ले लिया है। मैं यहीं पे आपको बताते चलती हूँ कि हमारे पास जब इधर V होता है और इधर I होता है तो हमारे पास बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अगर ये T1 होता और ये T2 होता तो सबसे पहले आप मुझे बताइए कि इसका स्लोप मान लीजिए θ1 है और सेकंड वाले का स्लोप θ2 है, तो θ1 इज ग्रेटर देन θ2 आ रहा है, तो जाहिर सी बात है tan θ1 इज ग्रेटर देन tan θ2 होगा, तो जाहिर सी बात है m1 ग्रेटर देन m2 होगा स्लोप, राइट। और स्लोप क्या होता है V वर्सेस I का, V/I होता है हमारे पास रेजिस्टेंस, तो R1 इज ग्रेटर देन R2। और कंडक्टर के लिए मैंने आपको बताया था कि टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है, कंडक्टर के लिए अल्फा पॉजिटिव होता है, मेटल या कंडक्टर एक ही बात है। अल्फा पॉजिटिव होने का मतलब अगर आपका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, या रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, इसके पॉजिटिव होने का ये मतलब होता है। तो अगर R1 ग्रेटर देन R2 आ रहा है और R T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, इसका मतलब T1 ग्रेटर देन T2 होगा। ये कब होता, जब आपके पास कर्व V वर्सेस I में प्लॉट होता। अब आपने कर्व ही उलट दिया है, आपने I वर्सेस V कर दिया है, I वर्सेस V करोगे, सेम प्रोसेस रिपीट करोगे तो हाँ सारे रिजल्ट उल्टे हो जाएंगे। सो आपको क्या मिला था, T1 ग्रेटर देन T2 मिला था, तो अब क्या हो जाएगा, T1 लेस देन T2 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो देखिए बिकॉज ये करंट दिया था, यहाँ वोल्टेज दिया था, ये T1 है और ये T2 है, तो इस बार T1 लेस देन T2 हो जाएगा क्योंकि कर्व हमारा उलट गया था, ये मैंने बता भी दिया था आपको। ये देखिए, अ मेटल रोड ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड अ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ 1 सेंटीमीटर इंटू हाफ सेंटीमीटर इज कनेक्टेड टू अ बैटरी अक्रॉस ऑपोजिट फेसेस, सो द रेजिस्टेंस विल बी। हमें एक मेटल की रोड दिया है, यही बना लो, ये लो, ओके, एल लेंथ है और ये साइड वाला एरिया है ए, रेजिस्टेंस पूछा जा रहा है, हमें पता है R इज इक्वल टू होता है ρL/A। जाहिर सी बात है, ध्यान रखना, यहाँ पर जो लेंथ है वो मीटर के ऑर्डर की है और एरिया में लेंथ का स्क्वायर आता है, तो कोई डायमेंशन अकेली आ रही है
और या फिर किसी डायमेंशन का स्क्वायर आ रहा है, तो डोमिनेटिंग पार्ट हमेशा कौन सा होता है, हायर पावर वाला होता है। तो एरिया जो है वो डोमिनेट करेगा रेजिस्टेंस को। तो हम सिर्फ एरिया के साथ में देखते हैं, इसका मतलब रेजिस्टेंस जो है वो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब ये कह रहे हैं कि आपके पास जो मेटल की रोड ली है उसकी लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, और उसका रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन मैंने सिलेंड्रिकल बना लिया। ये कह रहे हैं कि रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन वाली रोड ली है, मतलब रोड ऐसी दिखती है, ये देखिए। तो क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो भी रेक्टेंगुलर है, और वो बोल रहा है कि आपके पास 1 सेंटीमीटर इंटू हाफ सेंटीमीटर, यानी हो सकता है कि ये वैल्यू 1 सेंटीमीटर हो और ये वैल्यू आपके पास कितनी है, हाफ सेंटीमीटर हो, और लेंथ आपको कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। कनेक्टेड टू अ बैटरी अक्रॉस ऑपोजिट फेसेस। अब बैटरी लगानी है इसके दो ऑपोजिट फेसेस पे, तो हमें ये कहा जा रहा है कि बैटरी कौन से दो फेसेस के लगाएं, क्योंकि अगर आप इसको देखो अपने रूम में, देखो आपके रूम में कितने फेसेस दिख रहे हैं आपको, 6 फेसेस दिख रहे हैं, तो किन्हीं भी दो ऑपोजिट फेसेस पे आप बैटरी लगा सकते हो, राइट। और हमें पता है कि जिन भी दो फेसेस पे आप बैटरी लगाओगे उसी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ इन दोनों फेसेस पे लगा दूं तो मेरी करंट कौन से एरिया को क्रॉस करके निकलेगी, इस 1/2 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर, यानी साइड वाला जो छोटा सा एरिया मैंने ब्लू शेड किया है, इससे मेरी करंट होके निकलेगी, राइट। सो करंट इस एरिया को क्रॉस करेगी, और यहां पर एरिया वही लिया जाता है जिसको परपेंडिकुलर फॉर्म में करंट क्रॉस करे, उस एरिया को क्रॉस करनी चाहिए। सो अगर आपको रेजिस्टेंस मैक्सिमम चाहिए, क्योंकि यहाँ ऑप्शंस में मैक्सिमम चाहिए, सो आप देखिए कि अगर आपको आर की वैल्यू मैक्सिमम चाहिए तो एरिया आपके पास कितना होना चाहिए, मिनिमम होना की चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ठीक है। और एरिया मिनिमम कब होगा, अब आपके पास 3 डायमेंशन है, 3 फेसेस, आपके पास जो 6 फेसेस हैं उन 6 का अगर आप एरिया निकालोगे तो एक फेस ऐसा आएगा जिसका एरिया आपके पास होगा 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 1 सेंटीमीटर, एक आपके पास आएगा 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय हाफ सेंटीमीटर, और एक आपके पास आएगा 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 10 सेंटीमीटर। 3 कॉम्बिनेशन आ गए। अब इन तीनों के परपेंडिकुलर करंट फ्लो करवाओगे तो एरिया आपको किसमें मिनिमम मिल रहा है, जिसमें आपको एरिया मिनिमम मिलेगा उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, मैक्सिमम आपके पास होगा। सो आपके पास यहाँ पर देख लीजिए यही होगा, यही एरिया मिनिमम मिल रहा है मुझे तो, क्योंकि इसमें 10 इंटू 1 कितना हो रहा है, 10, इसमें आ रहा है आंसर 1/2, जबकि इसमें कितना आ रहा है, अगेन इसमें आपके, अच्छा मैंने ये 2 ले लिया तो 1/2 कर दो। तो 10 को 1/2 के साथ और 10 का हाफ के साथ दोनों ही वैल्यूज में ज्यादा आएगी, तो 1 सेंटीमीटर इंटू 1/10 सेंटीमीटर एरिया जो है वो मिनिमम है, इसलिए उसके अक्रॉस हमें रेजिस्टेंस मैक्सिमम मिलेगा। सो इसका ऑप्शन जो है वो कौन सा करेक्ट होगा, ए करेक्ट होगा। ये देखिए, कंसिडर अ करंट कैरिंग वायर इन द शेप ऑफ अ सर्कल। Note that as the current progresses along the wire, the direction of J, which is the current density, changes in an exact manner while the current remains unaffected. The agent which is essentially responsible for this source of EMF, electric field produced by the charges accumulated on the surface of wire, the charges just behind a given segment of wire which push them just the right way by repulsion, the charges ahead। मैं बता देती हूँ आपको ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ये कह रहा है कि एक वायर सर्कुलर फॉर्म में है, ठीक है, इस तरह से, ओके, और आपकी करंट उसमें ऐसे जा रही है, तो करंट तो हर पॉइंट पे सेम है, और मैंने कहा था करंट हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है, ऑल्दो हम बताते हैं करंट लेफ्ट में जा रही है, राइट में जा रही है, बट इट डजंट मीन कि वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। सो करंट आपके पास हर पॉइंट पे सेम है, लेकिन करंट डेंसिटी आपके पास चेंज हो जाती है। करंट डेंसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, पहले ही आपको बता रखा है। तो जे की जो डायरेक्शन है, और वो मैंने कहा था कि जे की डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन में लेनी होती है, अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि मैंने कहा था जे इज इक्वल टू होता है सिग्मा ई, सिग्मा अपने पास कंडक्टिविटी होता है, तो जे वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा ई। सो जिधर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा उधर ही आपका जे जाएगा। सो आपके हर पॉइंट पे आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लेते हैं, किसी सर्कुलर वायर में अगर करंट इस तरह से जा रही हो तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आप कैसे लोगे, इधर है इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, क्योंकि जहां पे करंट जाती है उधर ही ले लेते हैं अपन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक। तो हर पॉइंट पे बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है, और इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जिधर जिधर आ रही है उधर उधर ही आपका जे वेक्टर जा रहा है। सो जे वेक्टर की जो डायरेक्शन है उसको चेंज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है आपके पास, रेस्पॉन्सिबल हमारे पास होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कौन सा ऑप्शन आएगा,
द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द चार्जेस एक्यूमुलेटेड ऑन द सरफेस ऑफ वायर। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड से ही, क्योंकि आपको तो वो जे की पूछ रहा है ना, जे की डायरेक्शन क्यों चेंज हुई, कौन जिम्मेदार है, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा तो वो भी चेंज हो जाएगा। ये आपके पास क्वेश्चन देखिए, टू लॉन्ग स्ट्रेट सिलेंड्रिकल कंडक्टर with resistivities ρ1 and ρ2 respectively are joined together as shown in figure. If current I flows through the conductor, the magnitude of the total free charge at the interface of the two conductor. Interface का मतलब दोनों यहाँ बाउंड्री बना रहे हैं, ये इंटरफेस रहा। टोटल फ्री चार्ज एट द इंटरफेस, अगर इस पॉइंट पे कुछ चार्ज है, इसका मतलब इसके जस्ट पीछे की करंट और इसके जस्ट आगे की करंट का जो डिफरेंस होगा वही यहाँ पर आपके पास चार्ज के फॉर्म में लिया जाएगा। यहाँ थोड़ा सा हमको सोचने की ज़रूरत है कि इसने दो कंडक्टर लिए हैं और दोनों को इस तरह से अटैच किया है और आई करंट हमारे पास इसके अंदर ओवरऑल आई जा रही है और आई निकल रही है। सो वैसे चार्ज का कहीं लॉस नहीं हो रहा है और हो भी नहीं सकता। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखो एक रिलेशन यूज करते हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा एक रिलेशन देखेंगे। हमें पता है गॉस लॉ की वजह से जो फ्लक्स आता है वो कितना होता है, क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमें पता है गॉस लॉ इतना आता है, राइट। और फ्लक्स का फॉर्मूला हमें पता है ई डॉट डी ए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया सेम डायरेक्शन में है, जैसे कि हमारे वाले केस में। अगर मैं आपसे बोलूं देखो इस एरिया से फ्लक्स एंटर कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, और अगर इसका एरिया लोगे तो एरिया भी आपके पास परपेंडिकुलर टू द प्लेन ही है ना। आप सोच सकते हो कि ई उधर जा रहा है, ए इधर आना चाहिए, एंगल 180 हो जाना चाहिए, ठीक है। एक फेस पे आप ऐसे ले लेना, तो इस फेस पे आपके पास कितना हो जाएगा, ई और ए के बीच में 0 एंगल आ जाएगा। सो ओवरऑल जो फ्लक्स है वो वैसे भी हम माइनस ही करेंगे, क्योंकि बिल्कुल सही बात है कि एक एरिया इधर है और एक एरिया उधर है। तो अगर एरिया वेक्टर इधर ले रहे हो तो इसका एरिया इधर लेना चाहिए, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे और यहाँ पे सेम है। तो ये फ्लक्स जो आपके पास है आउटगोइंग फ्लक्स है, इसीलिए आपके पास पॉजिटिव आ रहा है, और ये अंदर आ रहा है इसलिए आपके पास नेगेटिव आ रहा है। और हम फ्लक्स में पढ़ते भी हैं गॉस लॉ में, बाहर जाने वाली लाइंस को हम पॉजिटिव लेते हैं और अंदर आने वाले फ्लक्स को हम नेगेटिव लेते हैं। तो यहाँ पे एनीवेज मैं यहाँ पर ये चीज कर लेती हूँ कि ई इंटू ए जो है वो क्यू एनक्लोज्ड अपॉन कितना हो जाता है, एप्सिलॉन नॉट आ जाता है। एक रिलेशन ये छोड़ दो। अब हम जानते हैं कि किसी वायर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो कितना होता है, V इज इक्वल टू आई आर होता है, और आर का फॉर्मूला मैंने बताया था रो एल अपॉन ए होता है। रो एल अपॉन ए होता है कि नहीं होता। तो हमारे पास एक रिलेशन आ गया, को रिलेशन यहाँ से कौन सा आ गया, सिर्फ इसको इससे इक्वेट करो। सो V इज इक्वल्स टू आई रो एल अपॉन ए। यहां से अगर मैं पूछूं कि V बाय आई इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपके पास, और A भी ले लो, तो ये किसके इक्वल आ रहा है हमारे पास, I इंटू रो के इक्वल आ रहा है, V अपॉन आई सॉरी V अपॉन एल। रीजन बताऊंगी अभी क्यों लिया मैंने। V अपॉन एल को A से मल्टीप्लाई कर दो तो उधर क्या बच रहा है हमारे पास, I इंटू रो। अब आप जानते हैं कंडक्टिंग वायर की लेंथ अगर L है, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच में V लगाया है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है उसका फॉर्मूला कितना होता है, V बाय एल। तो इस V बाय एल को हम क्या लिख सकते हैं, E इंटू ए इज इक्वल्स टू आई इंटू रो। अब ये आप इक्वेशन 1 देखिए और ये आप इक्वेशन नंबर 2 देखिए, लेफ्ट हैंड साइड दोनों का सेम है, इसका मतलब Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट को आप I इंटू रो लिख सकते हो, राइट। तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आपके पास आ रहा है I इंटू रो, राइट। तो ये आपके पास चार्ज एनक्लोज कितना आ रहा है, एप्सिलॉन नॉट आई इंटू रो। तो ये आपके पास चार्ज का फॉर्मूला आ चुका है, राइट। अब वापस आ जाइए अपनी पिक्चर पे। हमसे ये कहा जा रहा है कि जो बीच का इंटरफेस है यहाँ पर जो चार्ज है वो कितना होगा। तो हम हमारा क्या करेंगे, गशियन सरफेस जो है वो इसी तरह का ले लीजिए, इसके आगे और इसके जस्ट पीछे आपका सिलेंड्रिकल शेप का ले लीजिए। यहाँ पर आपको चार्ज एनक्लोज पूछा जा रहा है, तो यहाँ से एंटर होने वाला फ्लक्स और यहाँ से निकलने वाला फ्लक्स, उन दोनों का डिफरेंस करके ये सेम प्रोसेस करेंगे। सो या फिर डायरेक्टली आप यहाँ पर देख लीजिए कि इस कंडक्टर के अंदर चार्ज कितना है। इस कंडक्टर में हमें एप्सिलॉन नॉट वैल्यू दी हुई है, करंट की वैल्यू हमें आई दिया है, लेकिन रेजिस्टिविटी ρ1 है। और इस दूसरे सेक्शन में Q की वैल्यू कितनी आ रही है, मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपने कंडक्टर इस तरह से बनाया है, इंटरफेस आप बोल रहे हो यहाँ पे, और आपसे पूछा जा रहा है कि Q की वैल्यू कितनी होगी। Q का फॉर्मूला हमने अभी अभी निकाला, एप्सिलॉन नॉट आई इंटू रो होता है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट आई ρ1 हो जाएगा।
और यहाँ हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट आई एंड रो टू, क्योंकि करंट की वैल्यू हमें सेम दिया है। सो जाहिर सी बात है इन दोनों का जो डिफरेंस है, यहाँ पे चार्ज इतना है और यहाँ पे मतलब ये जो इंटरफेस है उसके जस्ट इस साइड में चार्ज इतना है और जस्ट इस साइड में चार्ज, तो जो दोनों का जो डिफरेंस होगा वही तो यहाँ पे अपीयर होगा, दोनों का जो डिफरेंस है, क्योंकि डिफरेंस कहाँ जाएगा, यहाँ पे अगर 5 कूलम चार्ज है, यहाँ पर 3 कूलम चार्ज ही पहुंचा, इसका मतलब 2 कूलम कहाँ अटक गया, इसी इंटरफेस पे 2 कूलम अटक गया होगा, तो इसका मतलब दोनों का डिफरेंस जो होगा वो आपके पास इस इंटरफेस पे चार्ज आ जाएगा। सो वो कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट आई एंड रो 1 माइनस रो 2। मैग्नीट्यूड इसलिए लिया क्योंकि पता नहीं है पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। तो ऑप्शंस कौन से होंगे, सी ऑप्शन आपके पास इसका आंसर होगा, देख लीजिए, ठीक है। और फिर ये क्वेश्चन जो है ये आप इसको रीड कीजिए, और ये क्वेश्चन प्रोबेबली आई शुड लीव फॉर यू, क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो मुझे आपके लिए भी छोड़ने चाहिए यहाँ पे। द ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मेटल्स इज स्मॉल and the charge of electron is also very small, yet we can obtain a large current in a metal. Statement 2 है at room temperature the thermal speed of electron is very high। अब आप खुद सोचिए कि इसका क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ये कह रहा है कि मेटल्स में आपके पास जब ड्रिफ्ट स्पीड बहुत कम होती है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होता है, तो लार्ज करंट क्यों मिलती है। तो देखो ये बहुत इजी है, I इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है हमारे पास NeAVD, ठीक है। सो अगर ड्रिफ्ट स्पीड की वैल्यू जो है वो आपने बहुत कम रख रखी है तो ठीक है, इसको कम कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वायर का जो एरिया होता है वो भी ठीक है, वायर बहुत पतला लेते हैं अपन, एरिया को भी हटा दो, ये भी बहुत घटा देगा, इसको भी घटा दो। इलेक्ट्रॉन की जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹, ये भी बहुत कम होता है, इसको भी हटा दो। स्टिल वी हैव वन थिंग विच इज n। तो n आपके पास क्या होता है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और यही वो चीज होती है जो कि कंडक्टर्स में या मेटल्स में बहुत ही ज्यादा होती है, अराउंड 10⁻29 के अराउंड होती है हमारे पास। सो कंसंट्रेशन जो होती है इलेक्ट्रॉन्स की या फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो अवेलेबिलिटी होती है, वो अवेलेबिलिटी हमारे पास बहुत ज्यादा होती है, ये पर मीटर क्यूब होती है, यानी कि यूनिट वॉल्यूम में हमारे पास इतने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इसी वजह से जो करंट है वो सडनली हमें कंडक्टर में बहुत लार्ज मिलती है। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमें ना तो सेमी कंडक्टर में मिलते हैं, मतलब इतने अमाउंट में नहीं मिलते, और इंसुलेटर में तो ना के बराबर मिलते हैं, इसलिए उनमें करंट फ्लो नहीं होती है। सो स्टेटमेंट 1 जो है ट्रू है। एट रूम टेम्परेचर द थर्मल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी हाई। यस, रूम टेम्परेचर पे थर्मल स्पीड जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है, और ये मैंने थ्योरी में आपको कैलकुलेट भी करके बताया था, √3 kT/m से लिया था, और टी की वैल्यू 300 केल्विन लिखी थी, अराउंड 10⁻7 टाइम्स द ड्रिफ्ट स्पीड। बिल्कुल सही बात है कि ड्रिफ्ट स्पीड से बहुत ज्यादा होती है। तो स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है, लेकिन स्टेटमेंट 1 का जो रीजन था वो तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है, उससे हमें इस थर्मल स्पीड से कोई लेना देना नहीं है। तो दोनों ट्रू है बट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो बी आंसर सही है। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू यस, 2 इज ट्रू यस, बट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ये होगा। दैट्स ऑल फॉर दिस माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस। ये जो हमने कुछ बेसिक फॉर्मूले किए हैं, इस करंट इलेक्ट्रिसिटी में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन से पूछे जाते हैं, जो कि हम अगले लेक्चर में देखेंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, बैटरी के जो ईएमएफ होते हैं, बैटरीज को सीरीज में लगाते हैं तो क्या होता है, पैरेलल में लगाते हैं तो क्या होता है। ऑल्सो किरचॉफ लॉ जो होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जंक्शन लो, सर्किटल लो, सर्किट एनालिसिस, वही आएगा। सो ये इंट्रोडक्टरी पार्ट था हमारे 2 सेशंस। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे रेजिस्टेंस एंड सर्किट एनालिसिस के बारे में। थैंक यू सो मच एवरीवन।